एक बार फिर आपका स्वागत है और बड़ा सवाल जो दिग्विजय सिंह ने खड़ा किया है उस पर बड़ी बहस हम कर रहे हैं। यहां पर दिग्विजय सिंह ने कहा पाकिस्तान की मीडिया से कि अगर उनकी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है तो जम्मू कश्मीर से 370 जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बहाल किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। चार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला साहब हैं जो मान रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को थोड़ा संतुलित होकर बोलना चाहिए था। उनकी जगह अगर तहसीन पूनावाला होते तो भाषा, बोली, शब्द का चयन कुछ अलग तरीके का होता। बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह है हमारे साथ, मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार NK सिंह जी भी हमारे साथ हैं। अनिला जी, एक सवाल जो दिग्विजय सिंह ने खड़ा किया अपने बयान में, उन्होंने कहा कि देखिए 370 हटने के बाद हालात जो हैं वो बिगड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर के। 370 हटना क्यों जरूरी था आपके मुताबिक? देखिए, ऐसे है कि लगातार डिबेट्स खूब हो चुकी हैं। जब एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था 5 अगस्त 2019 में, खूब डिबेट्स हुई थी और खूब अच्छी तरीके से पूरे भारत को क्या पूरे विश्व को पता है कि आर्टिकल 370 या 35A जो था एक टेम्परेरी था और आर्टिकल 35A एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अभी संविधान के विषय की बात कर रहे थे तहसीन जी, तो उनको तो पता होगा ना, आर्टिकल 368 को अगर हम कंसिडर करते हैं तो 35A तो कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो संविधान के हिसाब से भी ये दोनों, ये स्पेशली 35A की कोई वैल्यू ही नहीं थी, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। और 370 जो था अगर टेम्परेरी था तो कितने दिन टेम्परेरी चलवाना था? क्या 70 साल हो गए थे? जिस प्रकार से हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी के लाडले नेहरू जी, उन्होंने पूरा जो एक मैं कहूंगी मिक्सअप कर दिया था पूरा जम्मू कश्मीर को। कश्मीर की खासतौर से मैं बात करूंगी, जब कबाली हमले हुए थे और हमारी फौज उन्हें खदेड़ रही थी, एयरफोर्स खदेड़ रहा था, और जो आज की तारीख में जो LOC है वहां पे जाके सीज़फायर किसने करवाया था? नेहरू जी ने करवाया था ना। आज जो POK बना हुआ बैठा हुआ है वो POK हमारे पास होता, ये तो सिन्हा साहब बेहतर बता देंगे। ये कारगुजारी किसकी थी? ये कांग्रेस की थी। तो शुरू से कांग्रेस ने क्या किया है? हमेशा पाकिस्तान के बोल बोले हैं, रहे हमारे भारत में है पर हमेशा बोल बोले हैं पाकिस्तान के। अब दिग्विजय से एक चीज और, हाँ, NK सिंह साहब ने कहा ना कि एक सेकंड आप प्लीज मुझे 20 सेकंड दीजिए, आप बहुत देर के बाद मेरे पास आए। NK सिंह साहब ने कहा कि तहसीन जी जो कह रहे हैं कि जो दिग्विजय सिंह ने कहा वो कांग्रेस पार्टी की मंशा नहीं थी। मैं एग्री नहीं करती हूँ। आप याद करिए जब पार्लियामेंट में इस पर बहस शुरू हुई थी और आदरणीय जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने बोलना स्टार्ट किया ही था, उससे पहले अधीर रंजन जी जो है कूद कर आए, कहते हाउ ही कैन डिस्कस अबाउट आर्टिकल 370, ये बायलेटरल है, ये यूनिलेटरल नहीं हो सकता, यानी हमें पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा इसमें। ये कांग्रेस की फितरत है। और दिग्विजय सिंह क्या पहली बार ऐसी बातें कर रहे हैं? 26/11 जो थी एक कॉन्स्पिरेसी, किसके ऊपर मरना चाह रहे थे? RSS के ऊपर, यानी कि हिंदुओं ने 26/11 करवाई। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है, जब उन्होंने बेंगलुरु में जो हरकतें करी थी उसकी आड़ में हमारी फौज को उल्टा सीधा कहने वाले कौन थे? दिग्विजय सिंह थे। ठीक है, 10 ऐसे किस्से मैं बता देती हूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पूरा एक पैटर्न रहा है दिग्विजय सिंह का। फौज पे हमला किया। ठीक है, के सिन्हा साहब, 25 अगस्त को राहुल गांधी बयान देते हैं, 25 अगस्त 2019 को, जिसमें वो 370 हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं उस पर ट्वीट करते हैं, चिंता जाहिर करते हैं। लगभग 1 महीने बाद इमरान खान पाकिस्तान से ट्वीट करते हैं राहुल गांधी के बयान को, उनकी पार्टी के बयान को एंडोर्स करते हुए। क्या वाकई ये सिर्फ अंदरूनी मामले पर सियासत भर है? नहीं है अनुराग जी, मैं आपको बार बार बताता हूं, ये कोई अंदरूनी मामले पे नहीं है। ये पूरा का पूरा जो है, इसको आप जियो पॉलिटिकल कह लें, जो स्ट्रैटेजिक नहीं कहना चाहते, जियो पॉलिटिकल है। बाहर से आपके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप, ये एब्सोल्युटली वो है। और ये सबसे बड़ा ट्रेंड पूरे विश्व में देखा जा रहा है। आज के दिन में आपको बाहर से टारगेट किया जाता है और किसी चीज को नहीं करना। देखिए, आप इसको इतने हल्के मना लो कि ये कोई ऐसा इनोसेंट बयान है, उन्होंने एक क्लब हाउस के अंदर में कुछ बोल दिया और उसके ऊपर डिबेट होती है। ये डिबेट उससे बढ़कर है। देखिए, आप इसको दो परफेक्ट में देखें, ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं रहा। जब आप सदन, ये कैसे आया था 370? ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आया था ना, कॉन्स्टिट्यूशन के और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जो बता रही थी मैम कि इट वाज टेम्पररी एंड ट्रांजिट, और उसी के तहत आपने इसको निकाल दिया। आपने कोई दूसरी चीज को नहीं इसमें जोड़ा। जब निकाला गया 5 अगस्त के बाद और इसके ऊपर बहस हुई, देखिए इसी बहस की केवल नहीं, जब आपके अधीर चौधरी साहब कहते हैं UN में सस्पेंडेड है ये मामला, आप कैसे इसको कर सकते हैं?
तो मतलब आप उस एरिया को डिस्प्यूट करना चाहते हैं कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, सेंसिटिव नहीं, डिस्प्यूटेड। ये आपका पोजीशन है, और पोजीशन किसका है? आप मेन ऑपोजिशन पार्टी का है। तो आपकी जो नैरेटिव है, चाहे ये फिलिस्तीन का मामला हो, इसमें सब चीज लें, ये इतना हल्के में ना लें। ये चीजें जो हैं, ये कोई आके प्रवक्ता कुछ समझा जाए कि नहीं 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 जी ये तो कोई इनोसेंट बयान है, बहुत डीप रूटेड है। ये एब्सोल्युटली पार्ट ऑफ द साइबर वॉरफेयर, द वॉरफेयर ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इस सब का हिस्सा है। आप इसको आज ब्रश साइड करेंगे तो ये चीजें फिर खड़ी होंगी। इनके सर जो बात सिन्हा साहब कह रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता ना समझी में इस तरीके के बयान दे रहे हैं, या वाकई एक सोची समझी कोई सियासी इसके पीछे चाल उनकी नजर आती है, रणनीति आपको नजर आती है, और इसका खामियाजा देश को कितना भुगतना पड़ता है? नहीं, एक बात तो है कि कांग्रेस में, हर पॉलिटिकल पार्टीज में डीप थिंकिंग होती है बोलने के पहले। पिछले 10-15 साल से कांग्रेस में डीप थिंकिंग बोलने के पहले ये प्रोसेस ही बंद हो गया है। नतीजा ये है कि ये वही दिग्विजय सिंह है जो ओसामा बिन लादेन को ओसामा साहब कह रहे थे। तो ये दिग्विजय सिंह ऐसे लोग सेल्फ गोल के लिए मशहूर हैं, और पार्टी को इनसे निजात पाना चाहिए, क्योंकि ये जब भी बोलेंगे कुछ गड़बड़ ही बोलेंगे। और ये दिग्विजय सिंह का अपना पर्सनल मुझे लगता है कि है, कांग्रेस में भी थिंकिंग नहीं है, ये बात सही है, लेकिन कम से कम कांग्रेस का अगर ये स्टैंड रहता तो कांग्रेस इसे ट्वीट करती। कांग्रेस का ये स्टैंड नहीं है। और दिग्विजय सिंह को आप जानते हैं कि आजमगढ़ के उस पे बाटला हाउस के केस में उन्होंने क्या कहा था। तो इस तरह से दिग्विजय सिंह हो तो आपको अपोजिशन की जरूरत ही नहीं है, 2-4 दिग्विजय खड़े कर दीजिए, ऐसे ही आप हार जाएंगे। तो मेरे ख्याल से पहला तो कांग्रेस को यह करना चाहिए पॉलिटिकल प्रूडेंट स्टेप कि वो डिसोसिएट करे अपने को, और दूसरा इसका जो रेमिफिकेशन इंटरनेशनल है, ये बिल्कुल है, ग्लोबल इस समय विलेज बन गया है। और आप अगर कुछ भी यहां कहते हैं तो कल इमरान खान ही नहीं, बाइडेन भी यही कहेंगे, लिहाजा आपको बचना होगा इन चीजों से। तहसीन पूनावाला, दिग्विजय सिंह के कुछ बयानों का जिक्र यहां पर एनके सर ने किया, अनिला जी ने भी कहा। ओसामा बिन लादेन को वो लादेन जी कहते हैं, जाकिर नायक को शांति दूत उन्होंने बताया, कश्मीरियों की घाटी में जो तैनात है सेना वही हत्या कर देती है, इस तरीके का बयान उन्होंने दिया। दिग्विजय सिंह दरअसल में भाषा किसकी बोल रहे हैं, भारत की या किसी और मुल्क की? नहीं, ऐसे बयान तो मैं भी आपको काफी बता सकता हूँ। न्यूज नेशन के मैं वेबसाइट से अगर देख लूं तो रविशंकर प्रसाद जी ने हफीज सईद साहब कहा था, मैं तो उनको देशद्रोही नहीं कहूंगा, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। आप ही के चैनल को दीपक चौरसिया जी को या आपके किसी पत्रकार को मोदी जी ने बयान, ये न्यूज नेशन पे मैंने स्टेटमेंट देखा था, कहा था कि मैं प्रज्ञा ठाकुर को जिंदगी भर हृदय से माफ नहीं करूंगा। प्रज्ञा ठाकुर को एमपी बना दिया मोदी जी ने, वो तो टेरर अक्यूज्ड है, तो मोदी जी किसकी जबान बोल रहे हैं। तो देखिए, इस तरह की हम इस डिबेट को नीचे ना ले जाए। लेकिन मैं एनके सिंह जी से पूरी तरह से दोबारा से इत्तेफाक करता हूँ। कांग्रेस को देखिए, क्योंकि मैं उस परिवार से आता हूं। पूनावाला साहब, आप देखिए बहुत ही पढ़े लिखे प्रवक्ता है, मैं आपकी फिर एक बार तारीफ कर रहा हूं सर। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सेंसिबल तरीके से बात करें, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। आप अगर मैं आपसे दिग्विजय सिंह के कुछ ऐसे विवादित बयानों पर आपकी टिप्पणी पूछ रहा हूं, आपको यह कहना चाहिए कि जो भी उन्होंने कहा वो गलत कहा, बाकियों ने जो भी कुछ कहा वो भी गलत कहा, लेकिन अगर दिग्विजय सिंह ने यह कहा है तो वो गलत कहा है। मैं मानता हूं कि ओसामा बिन लादेन एक आतंकवादी है। मैं खुश हूं अमेरिका ने उसे घर में घुसते मारा। अब आप कहो प्रज्ञा ठाकुर आतंकवादी है। उसने कहा मेरा दोस्त हेमंत करकरे जो मेरे मुल्क के लिए शहीद हुआ, वो मेरा व्यक्तिगत दोस्त था, आप में से कोई उसे नहीं पहचानता, मेरा दोस्त था वो। उसने प्रज्ञा ठाकुर ने कहा उसे श्राप दिया, इसलिए वो मरा। आप कहो कि प्रज्ञा ठाकुर को पार्लियामेंट से निकाल दे मोदी जी, न्यूज नेशन को वादे किए थे ना मोदी जी ने, क्यों नहीं निकाला उसको? तो देखिए, हम इस चीज पर, इस डिबेट में ना जाए। मैं कुछ बड़ी बात करना चाहता हूं, मैं एनके सिंह जी से पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूं। कांग्रेस को विचार करना चाहिए और इस चीज पर विचार करना चाहिए कि कांग्रेस जो ओरिजिनली नेशनलिस्ट पार्टी थी आजादी के समय और आजादी के बाद, वो अब क्यों इन विवादों में गिर रही है। इस वक्त मैं मानता हूं कि मोदी जी सबसे ज्यादा कमजोर प्रधानमंत्री इस मुल्क के। जिस तरह से मोदी जी पूरी तरह से फेल हो गए कोविड-19 के सेकेंड वेव को हैंडल करने में, और आदित्यनाथ जी, मुझे लगता है कि हमें लोगों के, जो नेहरू जी का स्पीच था, वाइप द एवरी टीयर फ्रॉम एफबीआई, हर आदमी के आंसू को पहुंचना चाहिए।
ये कांग्रेस का कर्तव्य है। हमें सिर्फ कोविड और इकोनॉमी पे कंसंट्रेट करना चाहिए, बाकी इन विवादित बयानों में गिरना ही नहीं है। आप इकोनॉमी पे बात करोगे और कोविड पे बात करोगे, जो मुद्दा बीजेपी को सूट नहीं करता, आप देखोगे दोबारा से 2004 से 2014 में जो 10% ग्रोथ था भारत का, कांग्रेस की सरकार आएगी और भारत 10% जीडपी ग्रोथ पे पहुंचेगा। आप अपनी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, आप इकोनॉमी पे बात कीजिए। ये मेरी सलाह है कांग्रेस को। जब मैं प्रियंका जी और राहुल जी को मिलूंगा ये सलाह दूंगा। तहसीन पूनावाला, इसका सीधा मतलब एक लाइन में यह है कि दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया वो गलत है। तहसीन पूनावाला उसकी निंदा करते हैं। मैं 370 हटाने के पक्ष में हूं, उस दिन से था और आज भी हूं, क्योंकि ये मेरे नेता नेहरू जी ने कहा था ये वाटर डाउन होगा। और आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर मैं अपने सवाल को एक बार फिर दोहराता हूं। तहसीन पूनावाला दिग्विजय सिंह के बयान की निंदा करते हैं। मैं नेहरू जी के बयान का समर्थक हूं, जिन्होंने कहा था 370 टेम्पररी है और ये वाटर डाउन होगा, और इसे वाटर डाउन करने में जो कार्य कांग्रेस ने किया था वो थे। आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी अब करना है वो कोर्ट करेगी। अनिला जी, तहसीन पूनावाला को सुनने के बाद इतना तो आप भी समझ रहे होंगे कि शायद कांग्रेस पार्टी को दूरी बनानी चाहिए दिग्विजय सिंह के इस बयान से। कैसे बनाएंगे? जो इनका जो सुप्रीम फैमिली है, जो वो सोचते हैं तो वही बोलते हैं दिग्विजय सिंह। और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी कहां से हो गई? अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी, थियोसॉफिकल, यानी कि ब्रदर, थियोस का मतलब होता है ब्रदर, ब्रदरहुड वाली एक एनजीओ ने ये पॉलिटिकल पार्टी बना दी और अपनी मानसिकता कांग्रेस के अंदर थोप दी। इसीलिए गांधी जी ने कहा था ना कि पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए कांग्रेस को। ये गलत है, क्यों आई? ये गलत है अनिला जी, ये गलत है। और नेहरू जी ने पूरा मतलब कर दिया कश्मीर का। इलेक्शंस जो कराए वहां पर वो रिग्ड किए, जिसकी वजह से वहां के लोग जो है एकदम से खिलाफत में और आ गए भारत के। तो ऐसा है, नेहरू जी ने जो इतना खेल बिगाड़ा है ना कश्मीर का, वो सब किसी से छुपा नहीं है। और आपने तो एक बार भी नहीं बोला कि जो इन्होंने कहा बिल्कुल गलत कहा, जो श्रीमान जी हैं दिग्विजय सिंह जी। तो देखिए दूसरी बात ये आपने अभी नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर मैं होता तो मैं ऐसा बयान ना देता। इसका सीधा मतलब यही है, सीधा नहीं, डायरेक्ट मतलब यही है। नहीं सुनिए, मुझे करेक्ट करना अनिला जी, आप बोल रहे थे नहीं, एक मिनट, आपने गलत कहा है। नहीं, एक मिनट, सिर्फ एक ही मिनट, 10 सेकंड। कौन होता है? जवाहरलाल नेहरू होते हैं कमजोर प्रधानमंत्री। कमजोर प्रधानमंत्री कौन होता है? इंदिरा गांधी जी होती है, राजीव गांधी जी होते हैं, मनमोहन सिंह। इंदिरा गांधी की तो बीजेपी तारीफ करती है अनिला जी, इंदिरा गांधी की तो बीजेपी तारीफ करती है। कमजोर नहीं है, उसमें हिम्मत है 370 हटा दिया, उनमें हिम्मत है सीएए लेकर आ गए, उनमें हिम्मत है कि उन्होंने मजबूती से हमेशा पैरोकारी करी कि राम मंदिर बनना चाहिए। आज राम मंदिर भी बन रहा है। कमजोर आप लोग हैं। ट्रिपल तलाक हटाया किसने? क्रिमिनलाइज किया, नरेंद्र मोदी जी ने करवाया। आप लोग केवल वो काम करते हो जो आपकी पॉलिटिक्स को सूट करता है। नरेंद्र मोदी जी वो काम करते हैं जो देश को सूट करता है। तो देश के प्रधानमंत्री को कमजोर मत कहिए। मैं आपके ऊपर छींटे नहीं फेंकना चाहती, पर आप मेरे ऊपर छींटे फेंकेंगे तो मैं आपकी कमीज पूरी काली कर दूंगी। तहसीन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत संक्षेप में, बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाऊंगा। मैंने अनिला जी पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, लेकिन अनिला जी ने जो कहा, व्यक्तिगत नहीं बात करी, मैं देश के प्रधानमंत्री, मैं कभी आपसे नहीं कहूंगा। बिल्कुल मैं कहूंगा, मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी से कमजोर और खराब प्रधानमंत्री इस मुल्क को आज तक नहीं मिला। इस मुल्क की बदकिस्मती है कि नरेंद्र मोदी जी इस मुल्क के प्रधानमंत्री। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं अनिला जी, तहसीन जी, हम विषयांतर ना हो तो बेहतर होगा। बात दिग्विजय सिंह के बयान की है, बात 370 की है। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही लाइन। लेकिन अनिला सिंह जी ने जो कहा, आपके दर्शक जान ले कि महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस डिसबैंडेड हो जाए। ये बार बार बीजेपी के प्रवक्ता कहते, इसमें कोई तथ्य नहीं है, आप इसका सबूत लाइए। एक ड्राफ्ट लेटर का फैक्ट व्हाट्सएप आपने फॉरवर्ड बना दिया है, इसमें कोई तथ्य नहीं। गांधी जी ने अपने मृत्यु के 2 दिन पहले कहा था कि कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि देश को आगे ले जाए। ठीक है, माफ कीजिएगा, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। देखिए, हम कांग्रेस या बीजेपी के इतिहास में नहीं जा रहे हैं। 370 और दिग्विजय सिंह के बयान की चर्चा यहां पर हो रही है। हमारे साथ बाकी पैनलिस्ट भी हैं, उनको भी चर्चा में शामिल करना है। के सिन्हा साहब, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो केंद्र सरकार बताती है 370 हटने के बाद क्या कुछ हुआ जम्मू कश्मीर में, जिसमें कहा गया कि देखिए 7 मेडिकल कॉलेज बनाने की मंजूरी हमने दी है। यह कहा जा रहा है कि 15 नए नर्सिंग कॉलेज वहां पर स्टार्ट किए जा रहे हैं, उसके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी वहां पर एस्टेब्लिश की जा रही है। आयुष्मान योजना का लाभ जो पहले नहीं मिल पा रहा था जम्मू कश्मीर के लोगों को, 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस, वो अब वहां पर हम मुहैया करा रहे हैं। जो बजट है उसको लगातार इंक्रीज किया जा रहा है। एम्स, IIT, IIM के लिए बजटरी एलोकेशन किया जा रहा है। DDC के चुनाव वहां पर होते हैं, जिसकी तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी है। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हो रहे हैं आपके मुताबिक? अनुरागिया, एब्सोल्युटली। ये देखिए ग्राउंड के ऊपर में, यदि आपने देखा आज ही के दिन में नदन आर्मी कमांडर का एक इंटरव्यू आया है, टीवी चैनलों में आपने देखा है, CDS का बयान आया है।
370 हटने के बाद इन ट्रू सेंस आफ्टर 70 इयर्स ट्रू इंटीग्रेशन, जिसके लिए 30,000 जवानों ने, अफसरों ने कुर्बानियां दी, उसका एक इंटीग्रेशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन और एक ध्वज के नीचे, एक निशान के नीचे नहीं, और पूरा इंटीग्रेशन हर एक फ्रंट में, चाहे वो आप डेवलपमेंट का मामला ले लें, पढ़ाई का मामला ले लें, रिक्रूटमेंट का मामला ले लें, ऑल राइट इंटीग्रेशन का मामला देख लें, जो चीजें हुई हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है। डेमोक्रेटिकली आपका ग्राउंड लेवल पे पंचायत का इलेक्शन, डीडीसी का इलेक्शन, और कितने अधिक वातावरण में शांति में हुआ है, पूरे तंजीमों को खड़ा करना, आज फिर टीआरएफ के तरीके से और पीएएफएफ की तरीके से खड़ा कर रहा है, सिर्फ नए रूप बदल करके वही सांप खड़ा हो रहा है, मगर आप उसको मारने के लिए। और मैं ये मानता हूं दिग्विजय सिंह की इस तरह की बयान इस जंक्शन में, जबकि पाकिस्तान पूरा हार चुका है इस मामले में, चाइना चाहता था वो भी हार चुका है। बाजवा जब बोलते थे कि बरी द टर्बुलेंट पास्ट एंड मूव, वो इस तरह की बयान दे करके फिर से वो करना चाहते हैं कि वहां पर जो इनका दाने गलती थी वो चीज खड़ा करना है, और सपोर्ट की आज की घटना इसी से लिंक मुझे दिखाई देती है। ठीक है, आपको लिंक नजर आते हैं सर, लेकिन क्या कुछ बदला, जरा दर्शकों को भी समझना चाहिए। जब से 370 हटा है तब से लेकर अब तक करीब 100 करोड़ रुपए अलगाववादियों की सुरक्षा पर खर्च किए जाते थे, जिसमें 90% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ करता था। आपको लगता है कि कम से कम अब जो प्रायोरिटी है वो चेंज हुई है जम्मू कश्मीर में? सिन्हा साहब। जी हाँ, Absolutely, priority is 100% change। अभी आप थोड़े दिन पहले कि वहां को आपने ब्लैकआउट किया है, वहां पर 4G 5G की बातें चल रही हैं, पूरी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो चुकी है, टेररिज्म की जगह में आपका टूरिज्म वापस आ रहा है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ है, चाहे वो फार्म सेक्टर्स है, उसके अलावा जितनी ज्यादा लोगों का इंटीग्रेशन, चाहे किसी भी कॉलेजेस, इसमें देखिए हमारे लोग जाकर के वहां जा रहे हैं, तो ये चीजें पॉजिटिव साइंस थे। ठीक है, और देखिए ये 3 साल के अंदर में, स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट लोग इसको रोकना चाहे, हर एक बार गुपकार गैंग क्या कर रहा है, आज कौन सपोर्ट करता है, वो एक बयान देते हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, और वहां गुपकार गैंग बैक करके एक इतना सीनियर लीडर के कहता है कि हम इसको समर्थन करते हैं, हम बहुत अच्छी बात, और आप कहते हैं कि नहीं ये एक मामूली कोई बयान है। ये बयान मामूली बयान नहीं है, इस बात का एहसास तहसीन पूनावाला को भी है सर। को लाना उसी डायरेक्टली वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो सब कुछ कह चुके हैं, जो दर्शक हैं वो समझ रहे हैं उनकी मजबूरी को भी। लेकिन एनके सर, 2004 से लेकर 2019 तक, यानी यूपीए भी और मोदी सरकार के पहले 5 साल भी 2,77,000 करोड़ रुपए दिए गए थे जम्मू कश्मीर को, ये सेंटर की ग्रांट थी। क्या आपको लगता है कि वाकई इस पैसे का बेहतर इस्तेमाल हो पा रहा था? नहीं, वहां पे लूट हो रही थी पैसे की, और ये लगातार अब तो स्टेब्लिश हो गया है कि जो ये मठाधीश वहां नेता के नाम पे बैठे थे, ये लूट कर रहे थे और नीचे वो पहुंच नहीं रहा था। अनफॉर्चुनेटली जब स्टेट जीडीपी का कैलकुलेशन होता है, तो वो चूंकि टोटल जो एक्सपेंडिचर होता है, टोटल प्रोडक्शन होता है, जीडीपी बड़ा अजीब सा चीज है, उसका कैलकुलेशन मेथड ही फॉल्टी है। नतीजा ये होता है कि कश्मीर की पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी निकल जाती थी, जबकि वो पूरा का पूरा वहां के नेता खा जाते थे। मैं ये भी जानता हूं, अभी मेरी कुछ दिनों पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर से वहां की बात हुई, और मैं ये कह सकता हूं कि बहुत अच्छे डेवलपमेंट के कुछ गवर्नेंस के डेवलपमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं जो इंडिकेट करते हैं। अखबार में एक इश्तिहार निकला था, और देश भर के और कुछ बड़े अखबारों में निकला था, वहां कश्मीर में भी, वहां पे जॉब क्रिएशन के लिए कुछ नई चीजें गवर्नमेंट कर रही है। तो मुझे लगता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जॉब क्रिएशन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केटिंग के लिए फैसिलिटी, ये चीजें ऑलरेडी डेवलप हो रही है। तो कश्मीर पहले से, हाँ टाइम लगेगा और स्ट्रे घटनाएं भी होंगी, क्योंकि आतंकवादी ये नहीं चाहेंगे कभी होने पाए, बिल्कुल, तो वो जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते कि लिहाजा आप फेल हो गए, 370 हटाने के बाद की भी घटना हो रही है। तो मुझे लगता है एक बड़ा ऑब्जेक्टिव व्यू लेने की जरूरत है। कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, और मेरा दावा है कि 10 साल अगर आप इस तरह से देंगे तो कश्मीर बेहद शांत और बहुत ही डेवलपिंग स्टेट के रूप में आ जाएगा। इस पे कोई दो राय नहीं है। तहसीन पूनावाला, ये तभी होगा जब केंद्र में जो विपक्षी दल हैं वो थोड़ी संजीदगी को समझें। एक राज्य को विकास की पटरी पर लाना है, इस तरीके के विवादित बयान नहीं देने।
कश्मीर का हर एक इकोनॉमिक इंडिकेटर नेशनल एवरेज और उत्तर प्रदेश और बिहार के एवरेज से आगे था। हर एक इकोनॉमिक इंडिकेटर, हर एक सोशल इंडिकेटर उनसे आगे था। तो क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या दिक्कत है? देखिए, आई थिंक ये हम एक बहुत सिंपलिस्टिक डिबेट कर रहे हैं। 2017-18 में जम्मू कश्मीर को सेंटर से पर कैपिटा जो ग्रांट मिलती थी वो मिलती थी 27,000 रुपए। उत्तर प्रदेश जिसका आपने जिक्र किया उसको पर कैपिटा ग्रांट मिलती थी 8,000 रुपए। 8,000 रुपए और 27,000 रुपए के बीच का जो फर्क है वो उस इंडिकेटर में भी दिखता है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। 2,77,000 करोड़ रुपए का जो जिक्र मैं कर रहा हूं वो भी उसी इंडिकेटर में दिखता है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पर मैं भी बहुत बार गया हूं, आप भी बहुत बार गए होंगे, वो डेवलपमेंट जो किसी भी स्टेट में होना चाहिए था वो नजर नहीं आता था। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मुझे लगता है मैं श्रीनगर काफी बार गया हूं। श्रीनगर काफी डेवलप था, काफी 5 स्टार होटल्स थे, काफी टूरिज्म चल रहा था। एक स्टेट का मतलब सिर्फ स्टेट कैपिटल तो नहीं होता ना। आप ये कह रहे हैं जम्मू कश्मीर बहुत विकसित राज्य है। हिंटरलैंड गए थे सर, मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ। आप मेरी बात, मैं जब बोलता हूँ बीच में बोलते हूँ, तो मैं ये भी कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने गांव है जहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं। आज कोविड की वहां पर टेस्टिंग नहीं हो रही। तो देखिए, हम एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट कर दे कि कोई डेवलपमेंट होगा नहीं होगा, मैं आप ही से इत्तेफाक करता हूँ, नहीं हो सकता है। तो हम एक परिप्रेक्ष्य में डिबेट करें। परिप्रेक्ष्य क्या है? मैं ये मानता हूं अब 370 हट चुका है। सुप्रीम कोर्ट देखेगी उसको क्या देखना है और आगे की जो सरकार है उस पर फैसला करेगी। इस पर अब हमें इस डिबेट में नहीं गिरना है। बिल्कुल डिबेट में नहीं पड़ना। अनिला जी, उम्मीद आपको है क्या विपक्ष की इस तरीके की डिबेट आगे नहीं होगी? समय पूरी तरीके से खत्म। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस जो है लगातार इस प्रकार के जो स्टेटमेंट्स हैं टाइम टू टाइम वो बिल्कुल देती रहेगी। और जब आप देखिए ना, जब फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा था कि कश्मीरी जो है वो चाइना की मदद ले लेंगे अपने आप को भारत से आजाद करने के लिए, तो तब भी कांग्रेस ने कोई उसका खंडन नहीं किया था। तो सीधे सीधे मानसिकता रिफ्लेक्ट होती है कि इनकी मानसिकता जो है वो पाकिस्तानी और चीनियों की है, तो वो हमारे भारत के साथ आकर क्यों खड़े होंगे। पर हाँ, ये बोलते रहेंगे इस प्रकार के जो एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स है वो देते रहे, पर एक राष्ट्रवादी पार्टी इस वक्त भारत पे राज कर रही है। ऐसे स्टेटमेंट्स का उत्तर देना हमें अच्छी तरीके से आता है। वैसे देश विरोधी जो भी बयान होगा उसका विरोध करने के लिए हर भारतीय तहसीन पूनावाला के साथ विरोध करेगा, इस तरीके की उम्मीद हर किसी को है। उम्मीद बस यही की जानी चाहिए कि इस तरीके के विवादित बयान देने से दिग्विजय सिंह को बचना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को सामने आना चाहिए अपना स्टैंड क्लियर करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का जुड़ने के लिए। यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।